हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th अकाउंटिंग का चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम इलस्ट्रेशन 42 करने वाले हैं और ये भी एक फुल फ्लैश्ड क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप काफ़ी कुछ समझने वाले हैं आज की क्लास में। तो आइए स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बैलेंस शीट देख लेते हैं। आपको जैसे कि पता है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस दोनों दिए हुए हैं आपको, तो उसके हिसाब से ही हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है और यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया हुआ है। तो शेयर कैपिटल यहाँ पे बढ़ती हुई नज़र आ रही है स्टूडेंट्स, तो ये तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चली जाएगी और ऐड हो जाएगा क्योंकि कैश इनफ्लो हुआ है। उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस में नोट 1 पड़ा हुआ है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हमको नोट्स टू अकाउंट्स पढ़ना पड़ेगा, जो कि इस पेज पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है और यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर प्रॉफिट होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके डिफरेंस से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। चलिए, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ डाल देता हूँ यहाँ पे। उसके अलावा नॉन करेंट लायबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं, इसका मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में यहाँ पर जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जब अमाउंट सेम होता है तो हमको कुछ करना नहीं होता, आपको पता ही है। जो डिफरेंस होता है वही फ्लो में आता है और इसके रिलेशन में कुछ भी परसेंटेज या कुछ ऐसी चीज़ भी नहीं दी है जो कि हम इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करके लिखें, तो इसको हम फिलहाल के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, अब आती है करेंट लायबिलिटीज़। ट्रेड पेबल्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको पता है स्टूडेंट्स, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है। ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के कॉलम में आता है। ठीक है, तो हम करेंगे इसको भी। अच्छा, हुआ क्या यहाँ पे देखिए, जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो इसका मतलब इसको ऐड करना होता है, कैश इनफ्लो हुआ होगा। एसेट्स वाले कॉलम में आते हैं, तो यहाँ पे नॉन करेंट एसेट्स मतलब फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें, तो टेंजिबल एसेट्स बढ़ती हुई नज़र आई है स्टूडेंट्स। इसका मतलब एसेट हमने खरीदी है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो आएगा, लेकिन एसेट बढ़ी है तो हमारा कैश आउटफ्लो हुआ होगा, तो माइनस कर देंगे इसको। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो ये भी बड़े समय के लिए इन्वेस्टमेंट होती है स्टूडेंट्स, ये भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो इसका मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसको भी लेस करना होगा। अब आ जाते हैं करंट एसेट्स में। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहले मैं इन्वेंट्रीज के बारे में बता देता हूँ, ये तो ऑपरेटिंग में आते हैं क्योंकि करंट एसेट्स है, और ये भी ऐड हो रहा है तो इसका मतलब लेस हो जाएगा, क्योंकि एसेट जब भी बढ़ती है तो कैश आउटफ्लो होता है। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ रहा है, चलिए तो इसको भी मैं लेस कर देता हूँ, ये लीजिए, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हमको क्वेश्चन शुरू करना होता है स्टूडेंट्स, याद है आपको, हमेशा याद रखिएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से हमको क्वेश्चन जो एंड मतलब यहाँ पर क्लोजिंग में जो अमाउंट लिखना होता है वो यही दोनों लिखने होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट। अब स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में करंट इन्वेस्टमेंट आपको ऐड करनी होगी और वो वाला जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखना होगा। अब ऐसा क्यों? हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब टेबल हमने पढ़ा था, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में टोटल 5 चीज़ें आती हैं, बड़े ध्यान से समझना। पहली चीज़ होती है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, ठीक है, तो ये पहली चीज़ होती थी। दूसरी चीज़ होती थी कैश एट बैंक, ये 2 चीज़ें। तीसरी चीज़ होती थी करंट इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। चौथी चीज़ होती थी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और पांचवी चीज़ कौन सी होती थी स्टूडेंट्स? करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के बाद आता था मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अब यहाँ पे आप देखिए, करंट इन्वेस्टमेंट के ब्रैकेट में मार्केटेबल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी इसमें आएगा। ये 5 चीज़ें मिला के बनता था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी आप क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, तो इन दोनों को ऐड करके आप क्लोजिंग लिखिएगा, इन दोनों को ऐड करके आप ओपनिंग लिखिएगा, बस इतना काम है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बाकी सब हमको आता है। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लाइन डाल देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे हमारा फाइनल अमाउंट आता है और मुझे लिखना होगा यहाँ पे क्लोजिंग कैश एंड, क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितना हो गया?
यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, क्लोजिंग वाले में इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो देखिए 78,000 हो गया ये। तो 78,000 मैं अमाउंट यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे उससे पहले क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो ओपनिंग में कितना हो गया, ये देखिए 60,000 और 9,500, तो ये हो गया 69,500। अब आप देखिए इन दोनों में क्या फ़र्क है, तो क्लोजिंग बैलेंस बड़ा है, ओपनिंग बैलेंस छोटा है। तो ऐसे में मुझे यहाँ पे कुछ ऐड करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, नेट चेंज इन कैश फ्लो, नेट चेंज इन कैश फ्लो। तो स्टूडेंट्स, जो भी इन दोनों का डिफरेंस होता है वो मुझे यहाँ पे लिख देना होता है। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव अमाउंट लिखूंगा तभी ये दोनों ऐड होके 78,000 बनेंगे। तो कौन सा अमाउंट लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इन दोनों को माइनस करके आएगा 8,500। ठीक है, तो इसमें आप 8,500 ऐड करेंगे तो 78,000 आएगा आपका। और यही आपका आंसर भी होना चाहिए स्टूडेंट्स, मतलब तीनों एक्टिविटीज़ को जब आप प्लस माइनस करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 8,500। तो यहाँ पर इतना कर लेने के बाद अब हम क्वेश्चन को शुरुआत से शुरू करते हैं। आंसर 8,500 आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जल्दी से लिख लेते हैं पर्टिकुलर्स और यहाँ पे रुपीज़ रुपीज़। स्टार्ट कहाँ से होगा, सरप्लस जो कि बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, यहाँ से शुरू होगा। लेकिन क्या इसके बाद कोई ऐसी चीज़ दी हुई है जैसे डिविडेंड हो गया या प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया, कुछ भी नहीं दिया हुआ स्टूडेंट्स। सीधा आपको यहाँ पर जो करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ वाला कॉलम है उस पे आ जाना है। तो इसका मतलब शुरुआत में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे ना लिख के मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ कैश फ्लो फ्रॉम, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे सरप्लस लिख देता हूँ, सरप्लस दैट इज बैलेंस इन पी एंड एल। चलिए इन दोनों को माइनस कर देते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना होगा, 1,08,000 आ जाएगा क्योंकि 132 लिखा हुआ है और ये 24 लिखा हुआ है। तो ये जो बैलेंस है ये फर्स्ट वाले कॉलम में लिखना, 1,08,000। जो भी अमाउंट कैलकुलेशन का होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और यहाँ पर बस 3 अमाउंट लिखेंगे हम, ऑपरेटिंग का, इन्वेस्टिंग का और फाइनेंसिंग का। क्लियर है। अब इसमें मुझे सीधा सीधा ऐड और लेस करना है करंट एसेट और करंट लायबिलिटी वाले को। उसके पहले के कोई भी टॉपिक नहीं डालने की ज़रूरत है क्योंकि आया ही नहीं है उसमें से कुछ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे करंट लायबिलिटीज़ का अमाउंट जो था मुझे ऐड करना था, तो आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स कितने से बढ़ा है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 48,000। तो 48,000 से इंक्रीज हुआ है, लायबिलिटी हमने ली है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आइए स्टूडेंट्स, देखिए इन्वेंटरीज, इन्वेंटरीज हो गया, इन्वेंटरीज भी बढ़ा था तो इसका मतलब अमाउंट लेस होगा, इंक्रीज इन इन्वेंटरीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा 83,000, है ना, माइनस करके आ जाएगा 83,000, तो ये हो गया नेगेटिव। ट्रेड रिसीवेबल भी बढ़ा है, इसका मतलब पैसा आउटफ्लो होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। कितने से बढ़ा है स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हैं 23,000 में से 500 और माइनस कीजिए तो ये हो गया 22,500। ठीक है, कितना हो गया स्टूडेंट्स, 22,500। और वो भी माइनस में आएगा क्योंकि जब भी कोई एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो हमेशा कैश जो है वो बाहर की तरफ जाता है। इतना क्लियर हुआ। चलिए और कुछ आएगा क्या इसमें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सारा ख़त्म कर लिया हमने, देख लिया, ये भी लिख दीजिए, ये भी लिख दीजिए और ये भी हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया है। चलिए अब इसको कैसे करना है स्टूडेंट्स, देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप इन इन सब का टोटल करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, उसके बाद जो फाइनल टोटल होगा उसको इसमें से माइनस कर दीजिए, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैं 48,000 लिख रहा हूँ, ठीक है, वो भी ऐड में लिखा है मैंने। तो इसका मतलब 1,08,000 में 48,000 ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 156,000। अब ये लेस वाला जो अमाउंट है इसको भी टोटल करके हम बाहर लिख देते हैं। तो ये हो गया कितना स्टूडेंट्स, देखिए
1,05,500। ठीक है, अब इसको भी हम टोटल कर देते हैं और जो ऊपर वाला अमाउंट आ रहा है उसमें से इसको लेस कर देंगे। तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। 0 0 और यहाँ पे 5 हो गया, उसके बाद यहाँ 0 आ गया है, अगेन यहाँ पे 5 आ गया है। तो 50,500 जो है वो अमाउंट हमारा यहाँ पे कैलकुलेट करके आया है और जो कि पॉजिटिव अमाउंट है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ स्टूडेंट्स, क्योंकि यही मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है तो लिख देते हैं यहाँ पे पॉजिटिव आया ना। यहाँ पे अब आप ए लिखना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, चलिए पहली चीज़ हमारी ख़त्म हो गई है। अब मैं दूसरा पॉइंट शुरू कर रहा हूँ यहाँ से स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड होंगी, कुछ चीज़ें लेस होंगी, आइए देखते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए हमको कहाँ जाना होगा, जो फिक्स्ड एसेट वाला कॉलम है वहीं पे हमको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ मिलती हैं सारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट में यहाँ पर टेंजिबल एसेट्स थी, हमने खरीदी थी, तो उसको हमको लेस करना होगा। तो इंक्रीज इन या परचेज ऑफ टेंजिबल एसेट्स कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 42,000 का हमने खरीदा है, तो इसका मतलब 42,000 नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा। उसके अलावा हमने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी खरीदी है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को भी हमने इंक्रीज किया है। कितने से किया है, 30,000 से। ये लीजिए, ये 30,000 भी यहाँ पे आ गया, नेगेटिव आ जाएगा क्योंकि जब भी एसेट बढ़ती है कैश आउटफ्लो होता है। उसके अलावा कुछ आना चाहिए स्टूडेंट्स, नहीं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में और कुछ नहीं आ रहा है स्टूडेंट्स, तो सिर्फ यही दोनों हम बाहर लिख देंगे। तो इनका जो टोटल होगा वो सीधा सीधा बाहर लिखिएगा। इसका मतलब नेगेटिव बैलेंस आ रहा है 72,000 का। आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स आपको। चलिए, अब ये जो बैलेंस है इसको मैं क्या लिखूंगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये वाला जो अमाउंट है स्टूडेंट्स, ये इसका अमाउंट हो गया। चलिए अब तीसरा भी कर लेते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इसमें भी कुछ चीज़ें ऐड और लेस कर लेते हैं। और फाइनेंसिंग के लिए हमको कहाँ जाना होता है स्टूडेंट्स, फाइनेंसिंग के लिए हमको जाना होता है लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म की चीज़ें होती हैं वो फाइनेंसिंग में आती हैं। तो यहाँ आप देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले शेयर कैपिटल बढ़ रही है, इसका मतलब कैश इनफ्लो हुआ होगा 30,000 से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोसीड्स फ्रॉम इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पैसा आ गया है, 30,000 रुपीज़ हमारे पास आ चुके हैं, ये ऐड हो जाएगा। और कुछ हुआ है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं और कुछ नहीं हुआ है, तो 30,000 का ये अमाउंट जो है वो लिखना है, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस से तो हमने क्वेश्चन शुरू ही कर लिया था। अब स्टूडेंट्स एक बार ज़रा जल्दी से नज़र मार लेते हैं क्या सारी चीज़ें हमने लिख ली हैं। तो ये करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमने लिख लिया था। इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल हो चुका है। उसके अलावा ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आना नहीं था कहीं, इसी वजह से इसको हम चेक कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और टेंजिबल एसेट्स नॉन करेंट एसेट्स भी हो गया। तो सारी चीज़ें चेक कर लेने के बाद अब यहाँ पर इसका अमाउंट भी मैं फाइनल लिख देता हूँ। 30,000 जो है वो यहाँ पे आ गया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब सी पार्ट में मैं लिखूँगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर 8,500 आ रहा है या नहीं आ रहा। खुद ही देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 50,500 दिया हुआ है, उसमें 30,000 ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 80,500 हो गया। अब 80,000 मतलब लगभग 80,000 में से आप 72 माइनस कीजिए तो 8,000 बचा, और 500 और था तो 8,500 बच गया है। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस की सभी चीज़ें पहले चेक कर लेनी है
क्या क्या दिया हुआ है, पहले से ही आइडिया हो जाएगा आपको कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, और फिर जल्दी से आपको आंसर निकाल देना है। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय।